दोस्तों नमस्कार, अनिल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जगत सिंह गुर्जर आपको आज रीड फर्स्ट में मैथ की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आज आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जिनको संख्याओं की अच्छी जानकारी होगी वो कम से कम रीट में 30 प्रश्नों में से 3 क्वेश्चनों को आराम पूर्वक आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे। तो मैं आज आपको संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप उन 3 प्रश्नों को आसानी पूर्वक हल कर सकोगे और आप रीट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो संख्याओं में सबसे पहले हम स्थानीय मान और जाति मान की बात करते हैं। पहले स्थानीय मान लेते हैं। स्थानीय मान में वैसे ही आपको देख के पता लग रहा है कि इसमें स्थान के अनुसार संख्या का मान निकलता है, संख्या का मान निकाला जाता है। और जातीय मान में जो संख्या की मूल रूप से जो वैल्यू होती है, जो शुद्ध मान होता है, जो वास्तविक मान होता है, वही आपका जातीय मान में ले जाता है। तो जातीय मान को अपन और भी नाम से जाना जा सकता है, शुद्ध मान, वास्तविक मान और अंकित मान। अंकित मान। तो अब हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा 5878 में 5 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान क्या है, यह आपसे प्रश्न आएगा। तो अगर स्थानीय मान पूछेगा तो मैंने आपको क्या कहा, आपको स्थान का पता लगाना है कि उसका स्थान कौन सा है। कि उसका स्थान का पता लगाने के लिए आप इकाइयों की ओर से चलोगे। तो जैसे ये इकाई, ढाई, सैकड़ा और ये हजार। तो आपका जो 5 है ये किस स्थान पर है? ये हजार पर है। किस पर है? हजार पर। तो स्थानीय मान जो निकालेंगे वो स्थान के आधार पर निकाला जाएगा। तो आपका जो स्थानीय मान होगा, 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? 5000 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर उसका जातीय मान पूछें, अब जातीय मान को वो कई नामों से जाना जाता है। जैसे जातीय मान को शुद्ध मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं और अंकित मान भी बोलते हैं। तो अगर जातीय मान पूछना है तो जो इसका जो शुद्ध मान है, जैसे 5 है, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे वो ढाई के स्थान पर हो, चाहे वो सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे वो हजार के स्थान पर हो, आपका जो शुद्ध मान होगा, शुद्ध मान जो होगा वो केवल क्या होगा? 5 ही होगा। चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे ढाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे हजार के स्थान पर हो, तो उसका जो शुद्ध मान होगा, जो जातीय मान होगा, जो वास्तविक मान होगा, जो अंकित मान होगा, वो आपका 5 ही रहेगा। किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और जो स्थानीय मान होगा वो स्थान के आधार पर होगा। जैसे इकाई है, जैसे इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान 8 रहेगा, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा, इसमें 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा और इसमें 5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। तो आपने जो संख्याओं के अंदर स्थानीय मान और जातीय मान जो पूछे जाते हैं, तो मुझे विश्वास है आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। अब प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है जैसे इसमें देखो 2 अंक आए, 8 और 8। तो प्रश्न आएगा कि 8 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या आएगा? 8 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के स्थानीय मान, एक तो क्या है? 8 है और एक क्या है? 800। तो 800 प्लस 8 दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे और आपका उत्तर आ जाएगा 808। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? यानी स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर आपसे प्रश्न में योग पूछा जा सकता है, गुणा पूछा जा सकता है और
बाकी भी पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान से आपका प्रश्न बनता है, जिसको आप आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। और जो शुद्ध मान है, जातीय मान है, वास्तविक मान है, अंकित मान है, तो जो संख्या है, जैसे एक है तो एक का जातीय मान एक ही रहेगा, चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे ढाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे वो 1000 पे हो, चाहे लाख पे हो, चाहे करोड़ पे हो, चाहे किसी भी अंक पर है। तो जातीय मान में जो मान है, 5 है तो 5 का जातीय मान 5, 2 है तो 2 का जातीय मान 2, 8 है तो 8 का जातीय मान 8, 0 है तो 0 का जातीय मान 0। अब स्थानीय मान में बात करते हैं, 0 के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती हैं, अब जैसे 0 आ जाए, जैसे आपका 50,875, अब इसमें 0 के स्थानीय मान पूछा तो 0 का केवल 0 ही आएगा। ये किसी भी अंक स्थान पर हो, चाहे इकाई अंक के स्थान पर हो, चाहे ढाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो, चाहे लाख के स्थान पर हो, यहां पर आपका 0 का स्थानीय मान 0 ही आएगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर होता है। तो 0 का अतिरिक्त जो भी आपके अंक पूछे जाएंगे तो उनका स्थान के आधार पर उनका स्थानीय मान निकाला जाएगा। अब इसमें हम आगे बात करते हैं संख्याओं में। तो संख्याओं में अगला जो है, संख्याओं के बारे में आपने खूब सुना होगा। संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज हम आपको प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ेंगे और प्राकृत संख्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृत संख्या, सबसे पहली बात, प्राकृत संख्या होती क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर, कहां से प्रारंभ होकर, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर और कहां के लिए जाती हैं, अनंत के लिए जाती है, अनंत की ओर जाती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो अब प्रश्न यहीं से बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, आपकी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत। ये आपकी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। और सबसे छोटी क्या होगी, 1। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये प्रश्न आएगा। तो कई हमारे जो विद्यार्थी हैं, कई जो साथी हैं, वो क्या करेंगे, 1 से 20 तक की संख्याएं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 तक लिखेंगे और फिर उनको जोड़ने लगेंगे। और उनको जोड़ते कम से कम 10 मिनट निकल जाएंगे। और वहां टाइम की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों। जिसके पास टाइम की वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू को समझ जाएगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जो टाइम की वैल्यू को नहीं समझेगा वो कम से कम एक प्रश्न तो उसका क्या पता सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, लेकिन एक प्रश्न के चक्कर में आपने अगर 10 मिनट भी खराब कर दी तो कम से कम 6 प्रश्नों की आपने आत्महत्या कर दी। और 6 प्रश्नों की आत्महत्या करने का मतलब है रीट की सिलेक्शन से बाहर होना, यानी आप टीचर नहीं बन पाओगे। और यदि आपने टाइम की वैल्यू को समझ लिया तो आप हकीकत में आप अपने सिलेक्शन के उतने ही नजदीक पहुंच जाओगे जितने आप अपने साथ में आशा लगा रखते हो, पूर्ण विश्वास रखते हो कि यस मेरा सिलेक्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर में आपको टाइम भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे करना है। इसलिए गणित में जितने आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सके, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स को सबसे ज्यादा याद रखने के लिए आपको सबसे ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। और जितना आप गणित में अभ्यास कर पाओगे, आप गणित को उतना ही अच्छे से अच्छे अपने आप में कॉन्फिडेंस भी बना पाओगे। तो हम जैसे अब इस प्रश्न को करते हैं, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपके सामने एक सूत्र है, जैसे n+1/2। ये आपको सूत्र याद रखना है। और जब ये सूत्र आपको याद होगा तो आप आसानी पूर्वक प्राकृत संख्याओं का योगफल भी निकाल पाएंगे। अब आपके समझ में आना चाहिए कि n क्या चीज है, n यहां पर अंतिम संख्या है। n यहां पर क्या है, आपकी अंतिम संख्या है। अब अंतिम संख्या जब आपके पास है तो अंतिम संख्या है, तो अब बताइए 1 से 20 में आपकी अंतिम संख्या क्या है,
20 है, तो आप n की जगह क्या रखोगे, 20 रखोगे, और n की जगह 20 रखोगे, फिर n की जगह 20 रखोगे, 20 प्लस 1 और बटे क्या हो जाएगा 2, 20 गुणा 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21 बटे 2, और जब 2 का भाग दोगे 10 बार, 10 को गुणा करोगे तो आपकी आ जाएगी 210। इस प्रकार से आप 1 से 20 तक या 1 से कितनी भी संख्याओं का आपको यदि योगफल निकालना है तो आप इस सूत्र का उपयोग कीजिएगा और आपका आसानी पूर्वक आपका सही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूं, जैसे 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल, अगर इसका योगफल पूछता है आपसे तो आपकी अंतिम संख्या क्या है 100, और आपकी अंतिम संख्या 100 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे अपन, ये 200 गुणा 101 बटे 2, 2 से काटेंगे 50 और 50 से गुणा करेंगे, ये आपका 5050 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप योगफल निकाल सकेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है, अब ये संख्या हो गई 1 से और आगे कितनी तक भी अगर आपसे पूछता है तो आप इस प्रश्न का इस शॉर्ट ट्रिक्स विधि से आप आसानी से उत्तर निकाल लोगे। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 21 से 400 तक, सॉरी 21 से 40 तक, 21 से 40 तक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। यदि आपको 1 से पूछा जाए तो आप सूत्र लगाओगे n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बटे 2, और यदि आपको इस प्रकार से 1 से अगर आप प्रश्न पूछा वो कहीं और से प्रश्न पूछे जैसे 21 से 40, अब ये 1 से नहीं है, ये 21 से 40 है, तो आपको सूत्र लगाना है योग गुणा अंतर प्लस 1 बटे 2। अब योग क्या करोगे, जो आपके सामने जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का योग रखोगे, तो 40 प्लस 21 कितना हो गया आपका 61 हो गया, 40 प्लस 21 दोनों को जब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 61, तो ये योग हो गया। उसके बाद में अंतर निकालोगे, 40 में से जब 21 को घटाओगे यानी अंतर निकालोगे तो आपका आएगा 19, और 19 प्लस 1 बटे हो जाएगा 2, तो 61 इंटू 20 बटे 2, 20 कहां से आया 19 प्लस 1 20, 2 से काटेंगे 10 बार, गुणा करोगे 610 और यहां आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से यदि 1 से मिले तो जो इससे पहले मैंने आपको सवाल बताया उसमें उस विधि से निकालोगे, और अगर आपको 21 से 40 तक का मिले तो आपको योग गुणा अंतर प्लस 1 बटे 2 के आधार पे आप इस नियम के आधार पे आप अपने आंसर को आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। इसी आगे हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे 61 से 80 तक का योगफल पूछा जाए, योगफल अगर पूछता है तो दोनों को क्या करोगे आप, 61 से 80 का पूछता है तो दोनों क्या करोगे, पहले योग करोगे तो आप 141 इंटू दोनों का अंतर निकालोगे, 19 प्लस 1 बटे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 141 इंटू 20 बटे 2, 2 से काटेंगे 10 बार, और ये हो जाएगा 141 को जब आप 10 से गुणा करोगे तो 1410 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या होती है वो लगातार चलती हैं, हर संख्या में एक जुड़ता जाता है, तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक आंसर पे पहुंच सकते हो। आगे बात समझ में, आगे देखो, अब आपसे पूछा जाएगा जैसे प्राकृत संख्या का जो संख्या को जो प्रदर्शित किया जाता है, तो प्राकृत संख्या को अंग्रेजी ABCD का जो बड़ा अक्षर होता है n, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कई बार आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से मिल जाता पूछ भी सकता है कि n बराबर 1 2 3 4 अनंत, और ये आपको ये भी मिल सकता है 1 2 3 4 अनंत। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट n होता है उसी के द्वारा प्राकृत संख्या n को दर्शाया जाएगा, और पहली संख्या आपकी 1 आएगी, उसके बाद में एक जुड़ता हुआ जाएगा और ये संख्या अनंत तक चलती है। इस प्रकार से आप आगे भी और संख्याओं को सीख सकते हैं। अब इसमें प्राकृत संख्या हमारी हो चुकी है, और किसी भाई को यदि कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैट करके भी बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हो, कोई भी अगर समस्या हो किसी भी प्रश्न से संबंधित। अब इसके बाद में हम आगे आपको चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर।
पूर्ण संख्या समझेंगे। तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। अब पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, 0 से क्या होंगी आपकी? प्रारंभ होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत की ओर जाती है। अब वही बात कि सबसे छोटी संख्या कौन है आपकी? 0, इसमें पूर्ण संख्या में। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अनंत। तो दो प्रश्न आपकी हो गए। सबसे छोटी संख्या 0 किसमें? पूर्ण संख्या में। और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? अनंत, पूर्ण संख्या में। अब प्रश्न आएगा कि पूर्ण संख्या में वही आएगा कि 0 से 20 तक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। तो अब 0 से 20 तक संख्याओं का योगफल पूछा है, जिसमें पूर्ण संख्या आ गई। तो पूर्ण संख्या में भी वही सूत्र लगाना है आपको, 20 × 20 + 1/2, 20 × 20 और 21/2, 2 से काटेंगे 10 बार, 10 से गुणा करेंगे 210, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वही कंडीशन जो आपका प्राकृत संख्याओं में संख्याओं को योगफल निकालने का जो तरीका है, वही तरीका आपका पूर्ण संख्या में भी रहेगा। तो जैसा कि मुझे विश्वास है आप आसानी पूर्वक पूर्ण संख्या को भी निकाल लोगे। इसके बाद में अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी आएगी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को कैसे समझेंगे? पूर्णांक जिसमें पूरे अंक हैं। पूरे अंक जैसे इसमें आपको एक तो ऋणात्मक के अंक मिलेंगे, एक आपको शून्य मिलेगी और एक आपको धनात्मक संख्याएं। यानी जितनी भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं, -1 हो, -10 हो, -15, -20, -100, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं, उसके बाद में शून्य, यानी न ऋणात्मक न धनात्मक, तो वो शून्य है। और एक धनात्मक संख्या 1 से और अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या तीनों का जो समावेश होता है वो आपका पूर्णांक संख्याओं में आता है। तो इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, 0 की अगर बात आती है, 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, है। 0 की अगर बात होती है तो 0 न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है। जैसे आप कोई पूछे कि बताओ 0 है, प्रश्न आएगा 0 है यानी शून्य है, पहला ऑप्शन ऋणात्मक है, दूसरा ऑप्शन धनात्मक है, तीसरा ऑप्शन न धनात्मक न ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन दोनों। तो आप ऑप्शन कौन सा दोगे? तीसरा, न ही ऋणात्मक न ही धनात्मक। तो इस प्रकार से आपको शून्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि 0 न तो ऋणात्मक संख्या है न ही धनात्मक संख्या है। इसके बाद में अपन संख्याओं की बात करते हैं, जिसमें संख्या को पूछा जाता है। और संख्याओं की अपन एक तो भारतीय संख्या पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अपन भारतीय संख्या पद्धति पढ़ते हैं। भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति में अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इकाई के बाद में क्या आएगा? ढाई के बाद में क्या आएगा? सैकड़ा के बाद में क्या आएगा? हजार के बाद में क्या आएगा? 10,000 के बाद में क्या आएगा? लाख के बाद में क्या आएगा? 10 लाख के बाद में क्या आएगा? करोड़ के बाद में क्या आएगा? 10 करोड़। फिर क्या आएगा? अरब, और अरब के बाद में क्या आएगा? 10 अरब। और जहां तक है इससे ऊपर आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, या तो वो करोड़ तक पूछेगा और करोड़ तक नहीं पूछेगा तो अरब तक पूछेगा, इससे ऊपर आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, इकाई में नंबर होता है 1, इकाई में केवल सिंगल संख्या 1 होती है। उसके बाद में ढाई में आपको केवल 1 जीरो पड़ेगी, यानी इकाई और ढाई। सैकड़ा में आपके पास 2 जीरो और पड़ जाएंगे, 1000 में आपके पास 3 जीरो हो जाएंगे, 10,000 में आपके पास 4 जीरो हो जाएंगे, लाख में आपके पास 6 जीरो हो जाएंगे, 10 लाख में आपके पास 7 जीरो हो जाएंगे, करोड़ में आपके पास 8 जीरो हो जाएंगे,
10 करोड़ में, अरब में, यानी आपकी एक एक संख्या की आप आगे बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से आपका 10 अरब, यानी आप यहां से समाड़ोगे तो देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और 10 अरब। उसके बाद यहां समाड़ोगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी हमारे पास इकाई में देख लो एक भी शून्य नहीं है, ढाई में एक शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3 शून्य, 10,000 में 4 शून्य, लाख में 5 शून्य, लाख में कितनी शून्य हो जाएंगी? 5 शून्य हो जाएंगी, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया था मैंने। और 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब आगे का सही है, तो यहाँ पर देखो ढाई में 1 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, हजार में 3 शून्य, 10,000 में 4 शून्य, और लाख में 5 शून्य, 10 लाख में 6 शून्य। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये तो हो गई हमारी भारतीय संख्या पद्धति। अब हम पढ़ते हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बात हुई है, स्टार्टिंग आपकी इकाई से ही होगी, फिर हो जाएगा ढाई, फिर हो जाएगा आपका सैकड़ा, फिर हो जाएगा आपका हजार, फिर हो जाएगा 10,000, फिर हो जाएगा आपका 100,000, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। फिर अब यहां क्या होगा, इसके बाद में मिलियन स्टार्ट हो जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। जैसे ही आपका 100 मिलियन हो जाएगा उसके बाद में आपका आ जाएगा बिलियन, बिलियन के बाद में 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद में 100 बिलियन, और 100 बिलियन के बाद में आपका ट्रिलियन आएगा, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद में 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन के बाद में आ जाएगा आपका 100 ट्रिलियन। अब इसमें से जो समझने लायक बात है, यदि वो मिलियन की बात करता है, किसकी बात करता है? मिलियन की, तो मिलियन में आपके ये ध्यान रखना, इसमें 6 शून्य होती है। मिलियन में क्या होती है? 6 शून्य। अब यहां से आप मिलियन की तुलना करो तो 6 शून्य आपकी कहां पर है? देख लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो देख लो 3 और 3 6, यानी 10 लाख। जो 10 लाख होगा ये आपका किसका काम करेगा? ये आपका मिलियन का काम करेगा। यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर क्या होगा? 10 लाख। अब यहां बिलियन की बात करते हैं, बिलियन, तो बिलियन में आपके पास होंगी 9 शून्य होंगी। कितनी शून्य होंगी? 9। अब यहां पर बिलियन में देखिए 9 शून्य किसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो ये जो अरब होगा, जो ये अरब है, ये आपका मिलियन के बाद में बिलियन, ये बिलियन का काम करेगा। तो यहां बिलियन होता है 1 अरब के बराबर, यानी आपका जो बिलियन है जिसमें 9 शून्य आएंगी, तो ये आपका होगा 1 अरब के बराबर। इसके बाद में आती है आपका ट्रिलियन, तो ट्रिलियन में आपकी आएंगी 12 शून्य। ट्रिलियन में कितनी शून्य आएंगी? 12 शून्य आएंगी। तो आपको जो ये चीज है ये थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। मिलियन, मिलियन में आपके पास 1 के साथ में 6 शून्य, बिलियन 1 के साथ में 9 शून्य, और ट्रिलियन 1 के साथ में आपकी 12 शून्य आएंगी। अब एक मैं प्रश्न देता हूं, जैसे 11,000, 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ये प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा? सोचो, आप भी दिमाग लगाइए। 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा? बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। और साथियों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ
बता सकता हूं कि आप गणित में जितना अभ्यास करोगे उतने आप अपने आप को गणित में महारत हासिल कर पाओगे। और अभ्यास से ही गणित आगे बढ़ती है, और अभ्यास यदि आपका गणित में अच्छा होगा तो आप अच्छे प्रश्नों को पुट अप कर जाओगे, और गारंटी के साथ में आप 30 में से 30 प्रश्नों को आसानी पूर्वक कर पाओगे। तो इस प्रकार से एक एक टॉपिक को हम रोजाना आपके सामने पेश करेंगे। अनिल क्लासेस के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। जो भी आपको समस्या आती है आप हमें चैट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें बता सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8239136715। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी मैथ संबंधी या आपको जीके संबंधी या आपको रीजनिंग संबंधी या हिंदी संबंधी या संस्कृत संबंधी जो भी आपको एक समस्या आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपनी समस्या को बता सकते हो और हम पूरी तरह से उसको आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमें पता लगेगा। अब इस प्रकार से ये आपको मैंने प्रश्न दिया था 11,1111 को आप कैसे लिखोगे, तो अब मैं आपके सामने इसका उत्तर निकालता हूं। 11,000, तो 11,000 को अपन लिखेंगे 11,000। देखो 11,000 है कि नहीं है। उसके बाद में 1,100, तो देखो ये 1,100 हो गए। उसके बाद में 11, ये 11 हो गए। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। 1 1 1 और ये 2 और ये 1, तो 1,11,111 ये आपका उत्तर हो जाएगा 12,111। मैंने आपको हिंदी और गणित दोनों लिख दी है, तो कैसे आप समझ लेना। 12 को 12 लिख सकते हैं, 1 को 1 भी लिख सकते हैं, 11 को 11 लिख सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर आएगा 12,111। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी इसके आप लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको आगे से आगे ऐसे अच्छी वीडियो और जो भी आपको मार्गदर्शन होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन एक बात और विशेष रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आप यदि रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं, पिछले वाले जो फेल हो चुके हैं, उनको भी पता है कि टाइम की वैल्यू कितनी होती है, टाइम कितना अपने आप को प्रबल बनाता है, क्योंकि आपके पास 150 मिनट होती है और आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं 150, और वहां आपको एक एक मिनट बहुत ही सोच समझ के गुजारनी पड़ती है। और यदि आपने एक प्रश्न के ऊपर यदि आपने 2-2 3-3 मिनट खराब करोगे, आपका पेपर पूरा हो ही नहीं पाएगा। और जब आपका पेपर हो नहीं पाएगा, आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और यदि आप उसमें जैसे जैसे प्रश्न आते जा रहे हैं और आप उनको पुटअप करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, और जो आपको यदि प्रश्न टाइट लगता है या ये कठिन लगता है कि इसको मैं अभी इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत है, तो आप उसको बेझिझक छोड़ दीजिएगा। उसके साथ लगाव करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने उसको ज्यादा लगाव रखा, उसने आपने टाइम बर्बाद कर दिया, आप और प्रश्नों की आत्महत्या कर दोगे। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को पुटअप करते जाओगे, जितने आप अटेम्प्ट करोगे प्रश्नों को, उतने आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा आपके नंबर आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होगी। तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यही है कि आपको समय का सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना है, और गणित में तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। यदि आप गणित में अच्छा अभ्यास करोगे तो आसानी पूर्वक आप अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाओगे। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आप इसके आगे जो टॉपिक है समसंख्या, विषम संख्या, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।